नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के लिए इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर का टॉपिक रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की थी। पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल दीर्घकाल से संबंधित है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को जब समान अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को हम पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यानी दीर्घकाल इतनी लंबी समय अवधि होती है, इसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में सब साधनों को समान अनुपात में बदलने पर उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव रिटर्न्स टू स्केल के अंतर्गत आते हैं। पैमाने के प्रतिफल के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने के समतामान प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। इन तीनों प्रकार के प्रतिफल पर चर्चा करने से पहले हम इस विश्लेषण की मान्यताओं और विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली बात, ये सारा विश्लेषण दीर्घकाल से संबंधित है, अल्पकाल से नहीं। सेकंड, इनमें उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में समानुपातिक परिवर्तन किया जाता है। थर्ड, साधनों की कीमतों को स्थिर माना जाता है, क्योंकि उत्पादन फलन का संबंध भौतिक मात्राओं से होता है, कीमतों से नहीं होता है। फोर्थ, उत्पादक फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कार्यरत माना जाता है, अर्थात ये माना जाता है कि फर्म की स्थिति पूर्ण प्रतियोगी फर्म की है। और नेक्स्ट, फिफ्थ, उत्पादन तकनीक को स्थिर माना जाता है। इन मान्यताओं के मद्देनज़र हम फर्स्ट पढ़ते हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है और यदि उत्पादन की मात्रा उस अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ती हो अथवा समान मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर कम साधनों की आवश्यकता पड़ती हो तो उससे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम शो हो रहा है, जिसमें हम ओ एक्स एक्सिस पर हमने श्रम को लिया है, ओ वाई पर पूंजी की मात्रा को लिया है, ओ पी पैमाना रेखा है, उस पर विभिन्न तटस्थता वक्र और उनके संतुलन बिंदु ए बी सी डी ई दिखाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि सब पर उत्पादन समान अनुपात में 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ रहा है, लेकिन जो साधनों की मात्रा है वो साधनों की मात्रा उत्तरोत्तर कम हो रही है, जिसे पैमाना रेखा पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के मध्य दूरी के माध्यम से बताया गया है। जैसे इसमें ओ ए इज़ ग्रेटर देन ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी इज़ ग्रेटर देन सी डी एंड सी डी इज़ ग्रेटर देन डी ई। ये शो करता है कि समान मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर कम साधनों की आवश्यकता होती है, जिससे फर्म की दीर्घकालीन औसत लागत और सीमांत लागत कम हो जाती है, जिसे इस दूसरे डायग्राम में शो किया है। LAC और LMC गिरती हुई है। जब दोनों लागतें गिरती है तो LMC तेज़ी से गिरती है, इसलिए वो LAC के नीचे होती है। इस प्रकार के बढ़ते हुए प्रतिफल हमें क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ साधन अविभाज्य होता है, उन साधनों का अच्छा प्रयोग करना संभव होता है और उद्योग में विभिन्न आंतरिक व बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती है। इन कारणों से पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सेकंड, पैमाने के समतामान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जब उत्पत्ति की मात्रा को ठीक उसी अनुपात में बढ़ती है
जिस अनुपात में साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है। यानी साधनों की मात्रा में वृद्धि और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के मध्य अनुपात समान होता है तो उसे पैमाने के समतामान प्रतिफल कहते हैं। अर्थात समान अनुपात में उत्पादन बढ़ाने के लिए हर बार साधनों की समान मात्रा बढ़ानी पड़ती है। इसलिए इसमें कोई भी प्रकार की आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त नहीं होती है और औसत व सीमांत लागत स्थिर रहती है। जैसे कि आगे के ये दोनों डायग्राम शो हो रहे हैं कि ओ एक्स एक्सिस पर श्रम, ओ वाई पर पूंजी, ओ पी पैमाना रेखा पर जो डिस्टेंस है ए बी सी डी ई के बिंदुओं के मध्य वो समान है। इसका मतलब 10, 20, 30 इस तरह उत्पादन को समान मात्रा में बढ़ाने के लिए साधनों की भी समान मात्रा की आवश्यकता होती है। जब साधन समान मात्रा में लग रहे हैं तो प्रति इकाई लागतें LAC और LMC भी स्थिर रहती है और दोनों समान होती है, जैसा कि ये डायग्राम शो कर रहा है। नेक्स्ट है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब उत्पादन के साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में उस अनुपात से कम वृद्धि होती है, या दूसरे शब्दों में समान मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिए साधनों की अधिकाधिक मात्रा की क्रमशः आवश्यकता पड़ती है, तो उस स्थिति को हम पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। जब साधनों की अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब प्रति इकाई लागतें अपने आप से बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपके सामने ये दोनों डायग्राम शो हो रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम में श्रम और पूंजी की अलग अलग अक्षों पर उपलब्धता बताई है। OP पैमाना रेखा पर आप देखिए OA से AB का डिस्टेंस ज़्यादा है, AB से BC और BC से CD का डिस्टेंस ज़्यादा है। अर्थात समान अनुपात में 10, 20, 30, 40 समान अनुपात में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर अधिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए प्रति इकाई लागतें क्रमशः बढ़ती है। LAC और LMC ऊपर की ओर बढ़ती हुई है और जब दोनों लागतें बढ़ती है तो LMC उत्तरोत्तर तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए वह LAC के ऊपर है। इस प्रकार के पैमाने के घटते प्रतिफल का कारण क्या होता है कि जब एक सीमा के बाद साधनों का अनुपात बढ़ाते जाते हैं तो उन साधनों के समन्वय में कठिनाई आती है। श्रम की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है तो श्रम साधनों पर कंट्रोल करने में, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने में दिक्कत आती है। साधनों की कुशलता की जगह अकुशलता बढ़ने लगती है। कई प्रकार की प्रशासनिक जटिलताएं सामने आती है। आंतरिक और बाह्य मितव्यताएं तो नहीं बल्कि अमितव्यताएं मिलने लगती है और उसके कारण पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। शुरू में जब कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है और उत्पादन साधनों को उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, क्योंकि आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती है। फिर संक्रमण काल के अंदर पैमाने के समतामान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। न आंतरिक और बाह्य बचतें मिलती है, न हानियाँ होती है। लेकिन उसके बाद भी जब लगातार उत्पादन बढ़ाया जाता है तो साधनों की मात्रा बढ़ती जाती है, उनमें संतुलन स्थापित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में समस्याएं आती है और इसलिए इंडस्ट्री में आंतरिक और बाह्य अमितव्यताएं उत्पन्न होने लगती है और इसलिए पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इन तीनों को हमने एक साथ आगे आने वाली तालिका और डायग्राम के द्वारा शो किया है। जैसा आप तालिका के अंदर देख रहे हैं, हमने श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग लिए हैं, जिसमें साधनों की मात्रा को पहले 100%, फिर 50%, फिर 33% इस तरह से क्रमशः बढ़ाया गया है। साधनों की मात्रा को बढ़ाने पर उत्पादन बढ़ रहा है 10, 30, 60, 84, 105, 126 इस क्रम में। तो साधनों में परिवर्तन का अनुपात और उत्पादन में परिवर्तन का अनुपात क्या है, इनकी हम परस्पर तुलना करके ये देखते हैं कि बढ़ते प्रतिफल, समतामान प्रतिफल या घटते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं।
उत्पादन में परिवर्तन का परसेंटेज क्रमशः 200%, 100%, 40%, इस तरह से। शुरू में आप देखिए इन दोनों कॉलम्स की तुलना करके फर्स्ट सेकंड नंबर पे साधनों में परिवर्तन 100%, उत्पादन में परिवर्तन 200%। नेक्स्ट साधनों में 50% परिवर्तन और उत्पादन में 100%। साधनों में 33.3% चेंज और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में 40%। तीनों स्थितियों में उत्पादन में वृद्धि का अनुपात ज़्यादा है तो ये स्थिति कहलाती है बढ़ते प्रतिफल की स्थिति। नेक्स्ट उसके बाद में आइए साधनों में परिवर्तन का अनुपात 25%, नेक्स्ट 20%। इधर उत्पादन में परिवर्तन का अनुपात भी 25%, 20%, दोनों समान है तो ये समतामान प्रतिफल की स्थिति है। इसके बाद आइए साधनों में परिवर्तन क्रमशः 16.7, 14.3, 12.5। उत्पादन में परिवर्तन 11.1, 10%, 6.7%, जो साधनों की तुलना में कम है तो यह है ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति। इसी चीज़ को हमने डायग्राम के द्वारा शो किया है। शुरू में OP पैमाना रेखा पर डिस्टेंस कम है तो बढ़ते प्रतिफल, फिर डिस्टेंस समान है समतामान प्रतिफल, फिर डिस्टेंस क्रमशः बढ़ता जा रहा है जो कि ये बता रहा है घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन किया जिसके अंदर तीनों प्रकार के पैमाने के प्रतिफल का हमने अध्ययन किया। अधिकतर उद्योग की प्रारंभिक अवस्था में बढ़ते हुए प्रतिफल मिलते हैं, फिर स्थिर प्रतिफल और फिर क्रमशः घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये न केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं, बैंकिंग परीक्षाओं आदि के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसे अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। फिर अगले उस टर्न पर मैं आपको इससे संबंधित असाइनमेंट दूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको पता पड़ सके कि आपको कितना समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।